हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीआईटीएस का फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है। 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 20 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या उसके जो बेसिक हैं उससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो ये बेसिकली सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टर्नर फिटर मशीनिस्ट के लिए। इसके साथ साथ और जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं जैसे बेल्डर वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और उसके हिसाब जो भी सुधार होगा हम करते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वहां पर डेटम लाइन किस पे मार्क की होती है? तो यहाँ पर डेटम लाइन किस पे मार्क की होती है? ऑप्शन है स्पिंडल, बैरल, फ्रेम और एनविल। किस पे मार्क की होती है? तो यहाँ पर जो डेटम लाइन या ग्रेजुएशन लाइन होती है ये स्लीव या बैरल के ऊपर मार्क की जाती है। ठीक है, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए यहाँ पर स्पिंडल की, तो स्पिंडल पर बेसिकली ये कह सकते हैं एक मूवेबल मेजरिंग फेस होता है। इस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है जिसकी पिच 0.5 mm होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए अगर फ्रेम की, तो फ्रेम आपका ड्राफोर्ज स्टील या फिर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इस पर उस माइक्रोमीटर की रेंज क्या है वो लिखी होती है, 0 से 25, 25 से 50 mm, वो उस पर साइज उस पर लिखा होता है। नेक्स्ट अगर एनबिल की बात की जाए तो एनबिल क्या होता है? यह फिक्स्ड मेजरिंग फेस होता है जो कि एलॉय स्टील का बनाया जाता है और इस पर घिसने से बचाने के लिए इस पर कार्बाइड की टिप ब्रेज कर दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है थिम्बल से रिलेटेड। जैसे कि जो हमारा स्पिंडल है इस पे जो थ्रेड कटी होती है इसकी पिच होती है 0.5 mm। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जो आपका थिम्बल होता है उसके एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? तो माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट 0.01 mm के बराबर होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइक्रोमीटर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पार्ट्स ऑफ ए ट्राई स्क्वायर आर। ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से हैं? तो ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? स्टॉक एंड ब्लेड। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक एंड ब्लेड। अगर बात की जाए कि ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि ट्राई स्क्वायर काम होता है 90 डिग्री एंगल को चेक करना, किसी जाब की फ्लैटनेस को चेक करना या फिर स्क्वायरनेस को चेक करना। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में दिया जाता है कि 90 डिग्री को चेक करता है या 90 डिग्री को मेजर करता है। तो ये 90 डिग्री को चेक करता है ना कि 90 डिग्री को मेजर करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, या 10 mm लेंथ न दे करके पर 1 सेंटीमीटर भी दिया जा सकता है। तो कितनी होती है एक्यूरेसी? 0.002 mm पर 10 mm लेंथ ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.53 mm। एक माइक्रोमीटर है जिसमें कि नेगेटिव एरर है 0.03 mm की। अगर इस माइक्रोमीटर के द्वारा 40.53 mm मेजर किया जा रहा है तो वहां पर उसकी करेक्ट रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर की एरर के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसकी एरर क्या होती है। बेसिकली जब भी आपका जो थिम्बल का डिवीजन है और जो मेन स्केल का डिवीजन है उसकी दोनों की जो जीरो लाइन आपस में कोइंसाइड करती है तो माइक्रोमीटर हमारा सही होता है। इन केस अगर जो थिम्बल का जीरो लाइन है वो डेटम लाइन से नीचे या ऊपर रहती है तो वहां पर आपकी जीरो एरर होती है। बेसिकली जीरो एरर आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव एरर, एक निगेटिव एरर। नेगेटिव एरर के केस में क्या होता है, जो थिम्बल की जीरो लाइन होती है ये जो डेटम या ग्रेजुएशन लाइन होती है उससे ऊपर निकल जाती है। और पॉजिटिव एरर के केस में क्या होता है, थिम्बल की जीरो लाइन मेन जो डेटम लाइन है ग्रेजुएशन लाइन है उससे नीचे रह जाती है। और पॉजिटिव एरर को हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव एरर को मेन रीडिंग में से घटाना होता है। और निगेटिव एरर को क्या करते हैं, तो निगेटिव एरर को जो भी हमारी माइक्रोमीटर की रीडिंग है उसमें जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है,
0.53 mm यहाँ पर आपकी माइक्रोमीटर की रीडिंग दी गई है। एरर कितनी दी गई है? नेगेटिव एरर 0.03 mm की दी गई है। तो 0.03 इसमें जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40.56 mm, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव एरर में आपकी जो थिम्बल की जीरो होती है वो डेटम के जीरो लाइन से ऊपर निकल जाती है और पॉजिटिव एरर में उससे नीचे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज ए कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग ऑन वर्कपीस मेड ऑफ। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मटेरियल का या किस वर्कपीस की मशीनिंग करते समय, ड्रिलिंग करते समय केरोसिन ऑयल को एज ए कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम में। जब आप एल्युमिनियम की मशीनिंग कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? उस समय केरोसिन ऑयल का या मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए कोई कूलेंट प्रयोग नहीं करते, या फिर ड्राई ईयर ऑप्शन में है तो ड्राई ईयर को हम यूज कर सकते हैं। जनरल पर्पज ब्रास, ब्रोंज, माइल्ड स्टील, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑयल और वाटर का जो रेशियो होता है 1:20 के रेशियो में मिक्स करके सोल्यूबल ऑयल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of these bond is most commonly used on grinding wheel? इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा ग्राइंडिंग व्हील में प्रयोग किया जाता है? विट्रीफाइड, रबर, सैलिक या फिर सिलिकेट? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। सबसे ज्यादा विट्रीफाइड बॉन्ड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील में। विट्रीफाइड बॉन्ड को बी से डिनोट करते हैं, रबर बॉन्ड को आर से डिनोट करते हैं, सैलिक बॉन्ड को ई के द्वारा दर्शाया जाता है और सिलिकेट बॉन्ड को एस से दर्शाते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो बॉन्ड का मतलब होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो बॉन्डिंग नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर विट्रीफाइड बॉन्ड से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली विट्रीफाइड बॉन्ड पे एसिड या फिर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और हाई टेम्परेचर वाले जगह पर जहाँ पर ताप काफी अधिक होता है, ऐसे पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। रबर बॉन्ड, इसको आर से दर्शाते हैं। इसके जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, 0.08 mm थीन आपके इसके ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। इसके द्वारा जो सरफेस फिनिश होती है काफी ही अच्छी होती है। तो इसका प्रयोग बेसिकली स्लॉट कटिंग के लिए या फिर सेंटरलेस ग्राइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रबर के ग्राइंडिंग व्हील है कैसे, किस विधि से बनाए जाते हैं। तो एक प्रोसेस होती है वल्केनाइजिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा रबर के यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं। सैलिक बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। तो होता है सैलिक बॉन्ड, इसको ई से दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें काफी अच्छी हाई पॉलिशिंग की जरूरत होती है, जैसे जो सेफ्टी रेजर ब्लेड होते हैं उसको बनाने के लिए, यहाँ पर उसको ग्राइंड करने के लिए सैलिक बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकेट बॉन्ड, जिसको कि यस के द्वारा दर्शाया जाता है, इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है बहुत जो हार्ड मटेरियल होते हैं उसके ग्राइंडिंग के लिए, या फिर जो अपने कटिंग टूल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए भी सिलिकेट बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो व्हिच वन इज क्रॉस पिन हैमर? यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो क्रॉस पिन हैमर का क्या होता है? जो उसका हैंडल होता है उसके पिन के क्रॉस में होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसका आई होल है ये क्या है? इसके क्रॉस में, इसके जो एक्सिस दिया गया इसके एकदम से क्रॉस में है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पिन हैमर। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो बेसिकली आपको बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर, इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि हैमर किस मटेरियल का बना होता है। तो हैमर आपका कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील या ड्राफ्ट फोर्ज कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके फेस और पिन को हार्ड टेम्पर करते हैं, बाकी भाग को एज इट इज नॉर्मल रखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर को किससे स्पेसिफाई किया जाता है। तो उसका स्पेसिफिकेशन उससे वेट और शेप ऑफ पिन, उसके पिन का शेप कैसा है उसके अनुसार उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। जनरली 250 ग्राम के हैमर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है मार्किंग पर।
मार्किंग पर्पज के लिए बेसिकली कितने ग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं? 250 ग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर बाल पिन हैमर के बारे में, तो इसकी शेप कैसी होती है? कुछ पिन के आकार की होती है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बेसिकली जो बाल पिन हैमर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है नॉर्मल कार्य के लिए, जैसे मार्किंग के लिए, चिपिंग के लिए या फिर रिवेटिंग के लिए। दूसरा यहाँ पर आपको स्ट्रेट पिन हैमर दिखाया गया, इसमें क्या होती है? जो इसकी पिन होती है, ठीक है, ये हैंडल के एक्सिस की क्या होती है? स्ट्रेट में होती है, इसीलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली मटेरियल के लिए या फिर शीट मेटल की स्ट्रेचिंग के लिए, जब एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करना होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का, तो क्रॉस पिन हैमर जो इसकी पिन होती है, ये क्या होती है? हैंडल के क्रॉस में होती है, तो इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बेसिकली क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है जब हमें बेंडिंग करना हो किसी सीट को हो, या इनसाइड कर्व में मोड़ना हो, या कह सकते हैं समकोण पे मोड़ना हो, तो वहां पर क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जनरल पर्पज के लिए बेंच वाइज को कितने हाइट पे फिक्स किया जाता है? बेसिकली ये होती है 106 सेंटीमीटर की हाइट पर। 106 सेंटीमीटर हाइट अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जो कारीगर है उसकी कुहनी के लेवल पे, एल्बो के लेवल पे यहाँ पर बेंच वाइज को फिक्स किया जाता है। बेंच वाइज को पैरेलल जा वाइज या फिर इंजीनियर वाइज के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेंच वाइज की जो मूवेबल जा होती है फिक्स जाके पैरेलल खुलती है, ओपन होती है, इसीलिए इसको पैरेलल जा वाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक मशीन दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मशीन है। तो यहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई गई, कौन सी मशीन है? तो ये स्लॉटर मशीन है। आपको शेपिंग, स्लॉटिंग और मिलिंग मशीन से क्वेश्चन फिटर वालों में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी मशीन दर्शाई गई है? तो बेसिकली ये स्लॉटर मशीन चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट, द बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड ऑफ। लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है? तो आप सभी को पता है, जितने भी मशीनें होती हैं सभी के बेड मोसिक बेसिकली कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 6200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसलिए मशीनों के बेड अधिकतर कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन से बनाने के बाद इस पे एक और जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की जाती है वो पूछा जाता है कि जो लेथ का बेड होता है किस मेथड से हार्ड किया जाता है? तो इसको हम फ्लेम हार्डनिंग के मेथड से हार्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर इसके टाइप के बारे में पूछा जाए, तो टाइप में फ्लैट बेड हो गया, बी बेड हो गया, गैप बेड हो गया, या कॉम्बिनेशन बेड, कुछ कॉमन टाइप यहाँ पर आपके लेथ बेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these is not a part of सेंटर लेथ? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है? तो सैडल, फीड रॉड और लीड स्क्रू, ये तीनों सेंटर लेथ में पाई जाती हैं, लेकिन आर्बर ये सेंटर लेथ का नहीं है। किसका पार्ट है? ये मिलिंग मशीन का पार्ट है, ठीक है। वर्कशॉप में सबसे ज्यादा अगर कोई लेथ प्रयोग की जाती है तो कौन सी होती है? सेंटर लेथ होती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पीड लेथ के बारे में, तो उसकी जो आरपीएम होती है लगभग 1200 से लेकर के 3600 आरपीएम के करीब होती है। कैपेस्टन और टैरेट लेथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास प्रोडक्शन में कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है? तो कैपेस्टन और टैरेट लेथ प्रयोग की जाती है, क्योंकि उसमें टेल स्टॉक के स्थान पर एक टैरेट हेड लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है। इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन। यहाँ पर लेथ ऑपरेशन का कौन सा मेथड यहाँ पर किया जा रहा है, आपको इसको पहचानना है। तो ये क्या है? बेसिकली ये नर्लिंग प्रोसेस की जा रही है, ठीक है। नर्लिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर किसी भी वर्कपीस पर ग्रिपिंग के लिए, उसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए इस पर क्या की जाती है? नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग बेसिकली पैटर्न्स बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? नर्लिंग। नर्लिंग में कई बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि यहाँ पर जो स्पिंडल की स्पीड रखी जाती है, लेथ मशीन के स्पिंडल की स्पीड कितनी होती है? तो कंपेयर किया जाएगा टर्निंग के कंपैरिजन में, तो उसकी 1/3 रखी जाती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्लिंग के समय स्पिंडल स्पीड कितनी होती है? तो टर्निंग की 1/3 होती है। नर्लिंग में बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर इम्बोसिंग पैटर्न के द्वारा कुछ आकृति उभारी जाती है, जिससे थोड़ा सा हल्का सा इसका डायमीटर बढ़ जाता है। नर्लिंग भी बेसिकली 3 प्रकार की होती है, कोर्स, मीडियम और फाइन।
कोर्स नर्लिंग में बात की जाए तो यहाँ पर 1.75 mm जो यहाँ पर पिच होती है 1.75 mm होती है। 0.3 mm तक का डायमीटर यहाँ पर बढ़ सकता है। मीडियम नर्लिंग की बात की जाए तो उसकी पिच 1.25 mm होती है। 0.2 mm तक का डायमीटर बढ़ जाता है। फाइन जो नर्लिंग होती है उसकी जो पिच होती है 0.75 होती है और 0.1 mm तक यहाँ पर डायमीटर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग दिस मेटल इज द लाइटेस्ट? कौन सा इसमें से मेटल है जो कि सबसे हल्का होता है? तो आपको पता है सबसे हल्का कौन सा मेटल होता है, तो सबसे हल्का होता है एल्यूमिनियम। और सबसे भारी की बात की जाए कि सबसे हैवी मेटल कौन सा होता है, तो लेड सबसे हैवी होता है और एल्युमिनियम सबसे लाइट होता है। ठीक है, क्योंकि लेड का घनत्व जो उसकी डेंसिटी होती है काफी अधिक होती है, इसलिए मेटल काफी हैवी होता है। और एल्युमिनियम की जो डेंसिटी अराउंड 2.7 के समथिंग होती है, तो बहुत ही लाइट मेटल होता है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए सबसे लाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर, आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द गिवन बिलो फिगर। यहाँ पर आपको एक गेज दिखाया गया है, ये कौन सा गेज है? बेसिकली इसे क्या कहते हैं, तो इसे वायर गेज के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है? वायर गेज है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो किसी शीट है या कोई वायर है उसकी थिकनेस को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साइजों में मिलता है, तो बेसिकली ये 0 से लेके 36 नंबर या कहीं कहीं 0 से लेकर के 40 नंबर भी मेंशन किया जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 0 से 36 या 0 टू 40। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे उससे उसका साइज क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब ये 0 नंबर है, 0 नंबर का साइज सबसे अधिक होगा, और जो 40 नंबर आएगा इस 40 नंबर का साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो गेज, वायर गेज में जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ता जाता है, एक्चुअल में उसके शीट की थिकनेस या फिर मोटाई क्या होती है, घटती जाती है। तो 0 नंबर का सबसे अधिक होता है साइज, और 40 नंबर या 36 नंबर का साइज सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है? तो आप सभी को पता है लुब्रिकेंट की 3 कैटेगरी होती है, सॉलिड, सेमी लिक्विड और फिर लिक्विड। तो यहाँ पर अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में आपका ग्रेफाइट आ जाता है, टाल्क आ जाता है, माइका आ जाता है, ये सब सॉलिड के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट सेमी सॉलिड की बात की जो कि एग्जांपल में पूछा गया है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट अगर लिक्विड में बात की जाए तो लार्ड आयल हो गया, सोल्यूबल आयल हो गया, ये सब लिक्विड के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन। लगभग सभी मशीनी कार्यों में सबसे सामान्य रूप से जो कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सोल्यूबल आयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोल्यूबल आयल में बेसिकली कई बार आपसे पूछा जाता है आयल और वाटर का मिक्सर कितना होता है, तो आयल और वाटर का जो रेशियो होता है 1:20 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। सपोज दैट अगर 1 लीटर ऑयल है तो 20 लीटर उसमें पानी हम मिलाते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए कि वाटर को हम एज ए कूलेंट के रूप में प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम किसके रूप में, एज ए कूलेंट के रूप में, क्योंकि जंग उस पे लग जाएगा। कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। केरोसिन का प्रयोग, तो जब कभी एल्युमिनियम की मशीनिंग करनी होती है, ड्रिलिंग करनी होती है, तो वहां पर केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of this cutting tool is used to finish and enlarge a hole? एक होल को अंतिम रूप देने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी भी होल को फिनिश करना है और साथ साथ इनलार्ज करना है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, रीमर का प्रयोग किया जाता है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, तो अदर ऑप्शन सबसे पहले आ गया डाई। तो डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी शाफ्ट या फिर कह सकते हो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यहाँ पर डाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टैप, तो टैप का प्रयोग किया जाता है इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए। आपसे एग्जाम में रीमर का मटेरियल पूछा जाता है तो यह हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। और रीमिंग अलाउंस की बात की जाए तो 0.05 mm से 0.125 mm तक रीमिंग अलाउंस रखा जाता है। इसमें कई बार पूछा जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है सेलेक्ट करने के लिए कि अनइवन नंबर ऑफ टीथ होता है कि इवन नंबर ऑफ टीथ होता है, तो यहाँ पर स्पेसिंग इवन होती है, नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, अनइवन होता है।
तो अनइवन नंबर ऑफ टीथ होने से क्या होता है, इसकी सरफेस फिनिश काफी अच्छी आती है। ठीक है, तो डाई का प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेड, टैप का प्रयोग इंटरनल थ्रेड और रीमर का प्रयोग होल को फिनिश करने के लिए करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड। पहले से किए गए होल के अंत में उसको बेबल करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे काउंटर सिंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोरिंग क्या होता है, बेसिकली किसी होल को बड़ा करना बोरिंग होता है। स्पॉट फेसिंग किसी होल के ओपनिंग पर जहाँ पर बर है उसको हटाना और सरफेस को एकदम से फिनिश करना, ऊपरी सरफेस को स्पॉट फेसिंग कहलाता है। काउंटर बोरिंग क्या होता है, तो अप टू ये गिवन सर्टेन डेप्थ तक ड्रिल होल को बड़ा करना जिससे कि वहां पर जो उसका काउंटर सॉरी जो सॉकेट हेड स्क्रू है उसको बिठाया जा सके, तो इसके लिए काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया की जाती है। काउंटर सिंकिंग बेसिकली जो काउंटर संक हेड स्क्रू होते हैं उसको बिठाने के लिए करते हैं, लास्ट में उसके एंड को थोड़ा सा बेबल कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एंगल के बारे में, तो रिवेट के लिए 75 डिग्री एंगल रखा जाता है, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री एंगल रखा जाता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री एंगल, और थ्रेड कटिंग के लिए या कोई ऐसा होल है जो किसी अन्य प्रोसेस द्वारा है तो उसको होल को फिनिश करने के लिए उसके चैम्फर को थोड़ा सा देने के लिए कितने डिग्री एंगल वाले काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है, तो 120 डिग्री एंगल वाले काउंटर सिंक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो काउंटर सिंकिंग होल के अंत को थोड़ा सा बेवल करना, काउंटर बोरिंग होल को थोड़ा सा सर्टेन डेप्थ तक बड़ा करना जिससे कि वहां पर सॉकेट हेड स्क्रू बिठाया जा सके, स्पॉट फेसिंग होल के ओपनिंग को फिनिश करना, और बोरिंग दिए गए ड्रिल होल के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर गिवन बिलो शोज ए टाइप ऑफ कट ऑफ ए फाइल, व्हाट इज इट। यहाँ पर एक आपको फाइल का कट दिया गया है, आपको देखना है कि कौन सा कट यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जैसा कि आपको चित्र से पता चल रहा है कौन सा कट है, ये रास्प कट फाइल दिखाई गई है। ठीक है, अब अगर बात की जाए फाइल के बारे में, तो फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप हेक्साइंग के बाद या बेसिकली जो कटिंग प्रक्रिया होती है उसके बाद मेटल को तीन पार्टिकल के रूप में हटाना, फिनिश करने के लिए सरफेस को बेसिकली फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। फाइल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको लेंथ, शेप, कट, ग्रेड के अनुसार बांट सकते हैं। लेंथ के अनुसार 100 से लेकर 400 यहाँ पर mm तक, शेप के अनुसार फ्लैट, स्क्वायर, राउंड, ट्रेंगुलर, हाफ राउंड, नाइफ एज, हैंड फाइल ये हो जाता है शेप के अनुसार। ग्रेड के अनुसार बात की जाए तो ग्रेड मतलब हो जाता है उसका नंबर ऑफ टीथ इन 10 mm, उसमें रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट यहाँ पर कट के अनुसार बात की जाएगी तो सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और आपका रास्प कट हो जाएगा। अगर बात की जाए सिंगल कट के बारे में, तो सिंगल कट मतलब दांते केवल एक ही डायरेक्शन में कटे होते हैं। कितने डिग्री एंगल पर, तो 60 डिग्री एंगल पर कटे होते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है शीट मेटल में या फिर जो काफी सॉफ्ट जॉब होते हैं वहां पर, जैसे ब्रास और ब्रोंज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डबल कट फाइल की बात की जाए तो यहाँ पर दो दांते मतलब एक हो गया आपका एक साइड में, एक उसके डायगोनल दूसरे साइड में। तो पहले जो कट होता है उसे ओवर कट के नाम से जानते हैं, 70 डिग्री एंगल पर होता है, और जो दूसरा कट होता है उसे अप कट कहते हैं, 51 डिग्री एंगल पे काटा जाता है। डबल कट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली एल्युमिनियम, कॉपर और लेड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर्व कट के बारे में बात की जाए तो कर्व कट क्या होता है, तो यहाँ पर दांते कर्व के रूप में कटे होते हैं। इसका प्रयोग टिन, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कॉपर के लिए करते हैं। रास्प कट फाइल आप सभी को पता ही है। यहाँ पर तीत कैसे होते हैं, इंडिविजुअल तीत होते हैं, ये शार्प पॉइंटेड होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली लकड़ी के लिए, वुड, लेदर या फिर और जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है रास्प कट फाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है वुड, लेदर के लिए। आपसे पूछा जाए कर्व कट फाइल तो इसका प्रयोग प्लास्टिक के लिए, डबल कट फाइल एल्युमिनियम, कॉपर के लिए। यहाँ पर ओवर कट 70 डिग्री और अप कट 51 डिग्री। सिंगल कट का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ब्रास ब्रोंज के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड आर बेंड एज सोन बिलो, इट इज कॉल्ड। यहाँ पर हेक्सा ब्लेड के दांते दिखाए जो कि सर्टन पैटर्न में मोड़े गए हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ द टीथ। ठीक है, बेसिकली सेटिंग ऑफ टीथ क्यों की जाती है, क्योंकि हेक्साइंग करते समय
जो चिप्स होते हैं वो निकल सकें। और सेटिंग करने से क्या होता है, अपनी थिकनेस से थोड़ा सा ज्यादा साइज का वो क्या करता है, होल बनाता है, जिससे कि आसानी से चिप्स निकलता रहता है। और वहां पर जो हीट जनरेट होती है वो भी निकलती रहती है, जिससे हमारा ब्लेड टूटता नहीं और आसानी से कटिंग कार्य करता रहता है। अब अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए कि सेटिंग ऑफ टीथ कितने प्रकार की होती है, तो सिंगल स्टैगर्ड, डबल स्टैगर्ड और वेव या जिगजैग सेटिंग होती है। तो सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग होती है, बेसिकली उसमें कोर्स पिच ब्लेड में की जाती है, जिसकी पिच 1.8 mm होती है। डबल स्टैगर्ड सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में की जाती है, जो कि 1.4 mm पिच होती है। और जो वेव या जिगजैग सेटिंग होती है, वो फाइन पिच ब्लेडों में की जाती है, जिनकी पिच 0.8 mm के समथिंग होती है। Next question. It is a type of paper that can be used for sanding down hard and rough surface. It is called. यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे एमरी पेपर के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने एमरी पेपर का प्रयोग किया होगा। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी जो खुरदरे सरफेस होते हैं उसको चिकना बनाने के लिए। ये कई ग्रेड में आते हैं, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 ग्रेड तक के ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो ग्रेन का साइज होता है घटता जाता है, उसका जो फिनिश होती है वो स्मूथ आती है। जैसे बात की जाए 50 नंबर, तो ये काफी कोर्स ग्रेड हो गया, इसके बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे। अगर बात की जाए 100, तो 50 के कंपेयर में उसके ग्रेन थोड़े छोटे होंगे, फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 500 और 1000 हो गया, ये आपका सुपर फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज स्पार्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 डिफरेंट एलॉय स्टील, व्हिच वन रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील काफी हार्ड होता है, तो यहाँ पर जो इसके स्पार्क होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपको ये दिखाया गया, ये किसका दर्शाता है, तो ये हाई कार्बन स्टील को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। बेसिकली वेल्डिंग का क्वेश्चन है, तो एक कौन सी फ्लेम है जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर जो नेचुरल फ्लेम दी गई है, ये ऐसी कोई फ्लेम नहीं होती है। बाकी अगर बात की जाए न्यूट्रल फ्लेम की, तो न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है 1:1, मतलब हाफ हाफ होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात की जाए, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में बात की जाए, तो यहाँ पर आपकी एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू टू। प्रयोग के गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार, होल का आकार बड़ा है, तो ये किस कारण से होता है। ऑप्शन दिए गए, टू मच फीड, हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, लिप क्लियरेंस नॉट एक्यूरेट, या अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग गेज। बेसिकली जो आप ड्रिल का साइज प्रयोग कर रहे हैं उससे बड़ा होल बनने का क्या कारण होता है, तो इसका मेन कारण होता है अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज। जो कटिंग एज होते हैं, अगर दोनों समान लंबाई में ग्राइंड नहीं किए गए हैं, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, तो सेंटर में नहीं चलता है, सेंटर से आउट चलता है, और इस केस में आपका होल क्या होता है, बड़ा बनता है। मान लीजिए अगर टू मच फीड, फीड ज्यादा दिया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ड्रिल हमारा ओवर हीट होगा और वो रफ होल को क्रिएट करेगा। हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, अगर हेलिक्स एंगल सही नहीं है तो क्या होगा, हेलिक्स एंगल सही ना होने से जो चिप्स का फ्लो होगा वो एक समान रूप से नहीं होगा, अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स होगा। लिप क्लियरेंस एंगल नॉट एक्यूरेट, अगर लिप क्लियरेंस एंगल सही से ग्राइंड नहीं किया गया है तो इस केस में भी हमारा ड्रिल क्या होगा, ओवर हीट हो जाएगा और ड्रिल के टूटने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज है तो इससे क्या होगा, हमारा होल ओवर साइज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इफ ये बेंच वाइस इज ओवर टाइटन, व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज। अगर बेंच वाइस को बहुत ज्यादा कस दिया गया तो यहाँ पर क्या डैमेज हो सकता है, तो उसका स्पिंडल यहाँ पर डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए बेसिक बेस यूनिट अंडर एसआई यूनिट। यहाँ पर कौन सा है जो कि आपका एसआई मात्रक में मूल
मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर जो जूल है ये फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है, बाकी सब आपकी बेस यूनिट होती है, ठीक है, मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। जूल क्या है? ये आपकी ड्राइव्ड यूनिट है, जो कि बेसिकली वर्क या फिर कह सकते हैं एनर्जी का मात्रक होता है। जूल को अगर हम ड्राइव करें तो ये न्यूटन मीटर होता है। आप सभी को पता है केल्विन किसका मात्रक है? टेम्परेचर का। कैंडेला किसका मात्रक है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का। मोल किसका मात्रक है? तो अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। मास हो गया, उसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। समय टाइम, उसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। नेक्स्ट टेम्परेचर, उसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसे कहते हैं, मात्रक हो जाएगा कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक हो जाएगा मोल। और जो लास्ट है आपकी एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती हैं। फिर इसके बाद आपकी ड्राइव यूनिट आती है। तो जूल क्या है? एक प्रकार का ड्राइव्ड यूनिट है, जो कि कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल को तोड़ा जाए तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी थ्योरी थी, उसको हमने डिस्कस किया। जो कि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से ज्यादा की हो गई, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कोई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस प्रकार से और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।